Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड अफेयर्स के पार्ट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड रिपीटेड टॉपिक्स को. ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दूसरे पार्ट्स हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. इस वीडियो के बाद आप जाके इसके जो प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं उनको भी देख सकते हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 ही नहीं देखेंगे तो बाकी के क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है कि यूरोपियन यूनियन आखिर है क्या. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूरो की फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड वर्ल्ड इकॉनमी. यहाँ पे जो यूरो है, करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है यूरो की यूरोपियन यूनियन में और वर्ल्ड की इकॉनमी में. सो द यूरो इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1999. जो यूरो है उसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1999 में. नाउ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 20 ऑफ द 27 यूरोपियन मेंबर कंट्रीज. और अब ये क्या है? एक ऑफिशियल करेंसी है 27 में से 20 यूरोपीय देशों की. ठीक है, और ये यूरोपियन इंटीग्रेशन में एक की रोल है इसका, और ग्लोबल इकॉनमी के अंदर भी. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूरो कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम सेवरल पर्सपेक्टिव्स. अब हम इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो यूरो है उसका क्या इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में, ट्रेड को फैसिलिटेट करने में, और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी जो यूरो है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है. सो यूरो को कब पेश किया गया था? सन 1999 में. 27 जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं उनमें से 20 की यह आधिकारिक मुद्रा है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूरो है वो लेकर आता है आर्थिक स्थिरता को. सो यूरो हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद इन द यूरो जोन. जितना भी यूरो जोन की जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये आर्थिक स्थिरता लेकर आता है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको मैनेज करता है. ठीक है, और करेंसी क्राइसिस को उसके मेंबर स्टेट्स के अंदर. दिस स्टेबिलिटी फॉस्टर्स एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिटिंग ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. सो हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि जो यूरो है वो कहीं ना कहीं जितनी भी उसकी कंट्रीज़ हैं सबको बेनिफिट करता है बाय द एलिमिनेटिंग द एक्सचेंज रेट. जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है उसको ख़त्म करवा देता है. एक करेंसी क्राइसिस भी ख़त्म हो जाती है कि मान लो अब हर एक कंट्री की अलग अलग मुद्रा होती तो फिर यहाँ से वहाँ एक्सचेंज, वहाँ से वहाँ इतने रुपए का बन रहा है, डॉलर इतने रुपए का है और यूरो इतने रुपए का है. इस टाइप से जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है, मिनिमाइज कर देता है. सो यूरो ने जो उसके सदस्य देश हैं उनके बीच विनिमय दर में उतार चढ़ाव और मुद्रा संकटों को समाप्त करके यूरो जोन के भीतर आर्थिक स्थिरता में योगदान दिया है. यह स्थिरता निवेश और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देती है, जिससे सभी भाग लेने वाले देशों को लाभ होता है. उसके बाद ये फैसिलिटेट करवाता है व्यापार को, ट्रेड को, क्योंकि देखो अगर एक सिंगल करेंसी में ही व्यापार करना है तो ज़्यादा सिंप्लीफाई रहता है. जितनी भी यूरो जोन की कंट्रीज़ हैं उन्हें करेंसी कन्वर्ट नहीं करवानी पड़ती है ना. अगर उनकी कोई और सी करेंसी होती तो वो बार बार उससे कन्वर्ट करवाते, फिर ट्रांजैक्शंस जो है उसकी कॉस्ट भी हाई आती. अब इससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, करेंसी कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाती है. इससे जो बिज़नेस है वो काफ़ी ईजिली होता है और कॉम्पिटिटिवनेस रीजन के अंदर बढ़ती है. सो एकल मुद्रा को अपनाने से क्या होता है, मुद्रा रूपांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, लेन देन लागत जो कम हो जाती है, यूरो जोन के देशों के बीच व्यापार और निवेश जो है वह सरल हो जाता है. सो व्यापार करने में इस आसानी से क्षेत्र के भीतर आर्थिक एकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ता है, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाती है. सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे अभी तक, कि पहला ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आता है, दूसरा क्या करता है, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, व्यापार की सुविधा प्रदान करता है. देन आती है प्राइस ट्रांसपेरेंसी. जो यूरो है वो एनहांस करता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी को अक्रॉस द यूरो जोन, मेकिंग इट ईजियर फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस टू कंपेयर प्राइसेस. तो यहाँ पे क्या करता है, ये इजी बना देता है कंज्यूमर्स के लिए और बिजनेस के लिए प्राइसेस को कंपेयर करना, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस.
तो यूरो जो है यूरोजोन में मूल्य पारदर्शिता को बढ़ाता है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के कीमतों की तुलना करना, सूचित निर्णय लेना आसान हो जाता है। यह पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है और कम कीमत में जो है बेहतर, कहने का मतलब क्या है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि लोअर प्राइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कम पैसे देकर भी हमें जो उत्पाद हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। इससे यूरो के महत्व को, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में इसके प्रभाव को बढ़ाती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ गया है। अब हम बात करेंगे यूरो की कि कैसे वो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। क्योंकि देखो करेंसी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ रही है, तो यूरो जोन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के यहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी कहीं पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएशंस होती हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, निवेश का जो प्रवाह है वह बढ़ जाता है, सीमा पार निवेश जो है वह सुविधाजनक हो जाता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होता है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति में योगदान मिलता है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन भी रहता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे द यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, जो मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर द यूरोजोन। तो जितनी भी यूरोजोन की कंट्रीज़ हैं उनकी मॉनेटरी पॉलिसी सेम रहती है, एमिंग टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और प्राइस स्टेबल रह सके। तो इसमें कौन काम करता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक काम करता है। कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स प्रिवेंट इन्फ्लेशन एंड प्रमोट्स कॉन्फिडेंस। अब ये जो कोऑर्डिनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी है यह क्या करती है, इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करती है और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देती है, बेनिफिटिंग बोथ मेंबर स्टेट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक यूरोजोन के लिए मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, जिसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास का समर्थन करना है। समन्वित मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करती है और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देती है, जिससे सदस्य देशों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता दोनों को लाभ होता है। तो समझ में आया आपको कि मौद्रिक नीति अगर एक रहेगी तो इससे सदस्य देशों को क्या होगा, लाभ होगा, वित्तीय उनकी प्रणाली जो है उससे विश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बैंक है जो सबके लिए नीति बना रहा है, तो इससे विश्वास भी बढ़ता है। उसके बाद जो यूरो है वो एक तरह का यूरोपियन यूनिटी का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का एक सिंबल है, जो रिप्रेजेंट करता है कमिटमेंट ऑफ द यूरोजोन कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स। यानी कि जो कमिटमेंट यूरोजोन की जो कंट्रीज़ हैं उनका कमिटमेंट रहता है कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स की तरफ। दिस इंटीग्रेशन कैन एनहांस द ईयूज ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड एबिलिटी टू एक्ट एज अ यूनिफाइड एंटिटी ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो ये जो इसका इंटीग्रेशन है उसने एनहांस किया है ईयू के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को। ठीक है, और ईयू की एबिलिटी कि वो एक यूनिफाइड एंटिटी की तरह जो है वह काम कर सके। यूरो यूरोपीय एकता और राजनीतिक एकीकरण का भी क्या है, प्रतीक है। यह साझा आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने की यूरोजोन देशों की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह एकीकरण ईयू के वैश्विक प्रभाव और विश्व मंच पर एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूरो की इम्पोर्टेंस की बात कर ली है कि जो यूरो है वह यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड की इकॉनमी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुआयामी है, कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है। इसका जो मेजर रोल है एज अ ग्लोबल करेंसी वो क्या है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी काम करता है। यूरो का यूरोपीय संघ और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्व बहुआयामी है, जो आर्थिक स्थिरता, व्यापार, निवेश और राजनीतिक एकता को प्रभावित करता है। एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा के रूप में इसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय वित्त और आर्थिक नीति के इसके महत्व को रेखांकित करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूरो वर्ल्ड के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक 2 में डिस्कस करेंगे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसके कुछ फंक्शंस को। The European Court of Justice is the highest court in the European Union in matters of European Union laws. European Court of Justice क्या है, यह एक highest court है.
It ensures that EU's law is interpreted and applied uniformly across all EU member states and settles legal disputes between national governments and EU institutions. So यहाँ पे जो आपका यूरोपियन यूनियन है, इसका क्या काम है? ये देखता है कि जो भी कानून बने हैं उनकी व्याख्या करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ यह देखता है कि सारे स्टेट में जो कानून हैं वो बराबरी से लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर कहीं नेशनल गवर्नमेंट और EU के इंस्टीट्यूशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन में झगड़ा हो जाता है तो क्या करता है ये? उस झगड़े को सुलझाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ की फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह क्या सुनिश्चित करता है कि कानून की व्याख्या करता है, ठीक है। सदस्य राज्यों में एक समान कानून लागू हो, इस बात का ध्यान रखता है। और अगर राष्ट्रीय सरकारें और EU के बीच किसी तरह का विवाद हो जाता है तो उसका भी निपटारा करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे ये इंटरप्रेट करता है EU के लॉज को, ठीक है, कैसे ये कानूनों की व्याख्या करता है। So the European Court of Justice provide interpretations of EU's law to ensure its consistent application across member states. सबसे पहले यह देखता है कि सबके अंदर जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सब के अंदर जो लॉ हैं वो बराबरी से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। Then national courts can request preliminary rulings from the ECJ when there is a question about the interpretation or validity. अब क्या होता है कि जब भी व्याख्या या वैधता के बारे में कोई सवाल होता है तो उस देश की जो अदालतें हैं वो क्या करती हैं? ECJ से, जो आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उससे निर्णय का अनुरोध कर सकती हैं कि मान लो कि कोई कानून बनाया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा और किसी एक स्टेट को जो उसका मेंबर है उसे वो कानून समझ में नहीं आ रहा, वो लागू नहीं करवाना चाहता, या कुछ भी ऐसा इशू आ गया, वैलिडिटी का इशू आ गया, तो यहाँ पर वो जाएगा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वहाँ पे अनुरोध करेगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। उसके बाद वो बात करते हैं EU के जो लॉज हैं उन्हें एनफोर्स करने की। सो द ECJ इंश्योर्स दैट मेंबर स्टेट्स कंप्लाई विद देयर ऑब्लिगेशन अंडर EU's लॉ। अब यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या करता है? वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के जो कानून हैं और उनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनका पालन करें। If the European Commission or another member states believes that a country has failed to fulfill its EU's obligations, it can bring the case before the ECJ. तो अगर यूरोपियन कमीशन या किसी और मेंबर स्टेट को ऐसा लगता है कि कोई कंट्री ऐसी है जो यूरोपियन यूनियन के कानूनों की जो ऑब्लिगेशंस है, कानूनों का जो पालन है वह नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करते हैं? वहाँ पे वो जाते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले को लेकर, ठीक है। क्या करते हैं? अगर यूरोपीय आयोग को या किसी अन्य सदस्य राज्य को ये लगेगा कि EU की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया गया है तो वो कहाँ जाएंगे? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जाएंगे। उसके बाद बात आती है जुडिशियल रिव्यू करने की। जुडिशियल रिव्यू आपको पता होगा कि हमारी जो जुडिशियरी है वो भी करती है, उसके पास भी पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की। So the ECJ reviews the legality of actions taken by EU institutions. EU के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियोस में बता रखे हैं, उनके अंदर जो भी कानून वो लोग बनाते हैं उसको रिव्यू करने का काम इस कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? अपनी पावर से ज़्यादा बड़ा कानून बना दे रहे हैं, इस चीज़ को वो ध्यान में रखता है। सो ECJ क्या सुनिश्चित करता है कि EU संस्थानों द्वारा जो भी कार्यवाही की गई हैं उनकी वैधता की समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा करना कि कहीं वो अपनी शक्तियों से ज़्यादा बड़े कानून तो नहीं बना रही। फिर वो बात करेंगे डिस्प्यूट सेटल करने की। अब अगर EU के मेंबर स्टेट्स में, EU के इंस्टीट्यूशंस में, बिजनेस में या कहीं दो व्यक्तियों में जो EU के मेंबर्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो क्या करता है? इस टाइम पे वो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। सो जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो EU के कानूनों के अनुप्रयोग और व्याख्या के संबंध में EU संस्थानों, सदस्य राज्यों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच विवादों का निपटारा करता है। यह इन मामलों में एक तरह के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और क्या सुनिश्चित करेगा कि जितने भी लोग हैं वो EU के लॉज को माने।
देन सैंक्शंस और पेनल्टीज लगा सकता है। जो ई से जे है वो इम्पोज कर सकता है किसी भी देश पे सैंक्शंस या पेनल्टीज अगर वो ईयू के लॉज को नहीं मानते हैं तो। सो ई से जे ईयू कानूनों का पालन करने में विफल रहने वाले सदस्य राज्यों या ईयू संस्थानों पर प्रतिबंध या दंड लगा सकता है। ये उपाय अनुपालन सुनिश्चित करते हैं ताकि फिर वो लोग क्या करें, ईयू के कानूनों को माने और ईयू के भीतर कानून के शासन को भी बना के रखते हैं। उसके बाद लोग इससे ओपिनियन लेने भी आते हैं, इसकी एडवाइजेस को भी लेने आते हैं। तो एज एन एडवाइजरी ओपिनियन भी यह काम करता है, जो भी ट्रीटीज़ होती हैं उनको इंटरप्रिटेट करता है। क्योंकि देखो एक बात का मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो वहाँ पे कौन बात करेगा, वहाँ पर ई से जे काम करेगा और जो भी ट्रीटीज़ हैं उनकी व्याख्या करेगा। ठीक है, संधियों की व्याख्या करेगा। So these opinions has guide EU institutions and member states in their legal obligations. So ये जो राय है EU संस्थानों और सदस्य राज्यों को उनके कानूनी दायित्वों में मार्गदर्शन करने में मदद करती है। ठीक है, फिर वो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि इंडियन जो कोड है वो भी तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी इसका एक क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल है। ये रिस्पेक्ट करता है, रक्षा मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि ईयू मौलिक अधिकारों के चार्टर में भी ऐसा लिखा गया है। ठीक है, सो ई से जे प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, एज एनश्राइंड इन द ईयू चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, दैट द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू एंश्योर लीगल सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अक्रॉस द ईयू। ठीक है, सो यूरोपीय जो न्यायालय है यूरोपीय संघ के कामकाज में महत्वपूर्ण है, जो कानूनी निश्चितता, एक रूपता और ईयू के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसके जो पहले के पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनके आंसर्स को भी एक बार देख लो, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, अगर आपको जो वीडियो है ये अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए। ऑल्सो कमेंट करके बताएं कि आपको आपका नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम है जिसका आपको वीडियो चाहिए। ठीक है।